उत्तर-पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर डायरी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए चंद्रिका जोशी का नमस्कार। नए भारत की शांत, सरल, समृद्ध अष्टलक्ष्मी की बात करते ही ख्याल आता है आत्मविश्वास से परिपूर्ण उस पूर्वोत्तर का, जो अब विकास की नई यात्रा में भारत का नेतृत्व करने को तैयार है। कभी हिंसा, कभी उग्रवाद की खबरों के बजाय पूर्वोत्तर अब सर्वांगीण विकास का साक्षी बन रहा है। बीते 10 वर्ष की प्रगति की इस धारा ने ये सिद्ध कर दिया है कि पूर्वोत्तर सुरक्षा और समृद्धि का प्रवेश द्वार है, जो अब दिल्ली ही क्या, देश के किसी भी हिस्से से दूर नहीं है। तो आइए चलें पूर्वोत्तर। बीते 16 जनवरी को ब्रू रियांग और 27 जनवरी बोडो समझौते के 4 साल पूरा होने पर कैसे 2014 से धीरे धीरे विकास की पहल ने एक नया दृष्टिकोण दिया पूर्वोत्तर के विकास, शांति और प्रगति का। सच में सही अर्थ में पिछला एक दशक मानो एक नए युग की शुरुआत था। लगातार उपेक्षा और उदासीनता के बाद पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण और सभी नागरिकों के लिए समान भागीदारी और सम्मान की पहल से उग्रवाद की समस्या में भारी कमी आई। असंतुष्ट समुदायों से केंद्र सरकार की लगातार बातचीत से सभी को मुख्य धारा में लाया गया। पिछले 50 वर्ष से अधिक समय से चल रहे बोडो संकट को समाप्त करने के लिए व्यापक समझौता किया गया और बोडो क्षेत्र के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया। 2 दशक से पुराने ब्रू रियांग शरणार्थी संकट हल समझौते से किया गया। केंद्र सरकार ने मिजोरम और त्रिपुरा के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया। त्रिपुरा में 37,000 से अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को बसाया जा रहा है। कार्बी आंगलोंग समझौते से 1000 से अधिक सशस्त्र कैडर हिंसा को छोड़कर अब मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की पहल पर राज्यों के आपसी सीमा विवाद भी शांतिपूर्ण सामंजस्य के साथ सुलझा लिए गए हैं। यहाँ हम अफ्स्पा की बात भी करते हैं। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी अफ्स्पा को निष्प्रभावी कर त्रिपुरा और मेघालय से पूरी तरह से वापस लिया गया है। इसके अलावा असम के 85% हिस्से, नागालैंड और मणिपुर में अधिनियम के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र में उल्लेखनीय कमी आई है। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि असम और अरुणाचल के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद को गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के हस्ताक्षर के साथ ही एक ऐतिहासिक समझौता भी किया गया। बीते 2022 में असम मेघालय के बीच भी अंतर्राज्यीय समझौता किया गया और इनसे दशकों पुरानी समस्याएं तो समाप्त हुई ही हैं, राज्यों के आपसी सद्भाव के रास्ते से नए नए प्रगति के सोपान भी सामने आ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री के लोकप्रिय परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अवसर पर पूर्वोत्तर के विद्यार्थी खूब उत्साह के साथ इसमें शामिल हुए। ये इस कार्यक्रम का 7वां संस्करण था। भारत मंडपम में पूर्वोत्तर से आए विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। The largest movement for exam warrior, Pariksha Pe Charcha, was initiated by the Prime Minister Narendra Modi in 2018 to create a stress-free atmosphere for youngsters who are preparing to take their exams.
Some of the students' parents along with the teachers are selected to attend the event held in New Delhi, in which the Prime Minister interacted with the participants. From Manipur, Narengbam Sangkhonba Maitai, a student of class 12 standards from Thawal district, attended the event held on Monday. He was the winner of Kala Utsav 2024 in vocal music and traditional folk music. Speaking to Akashvani News, Narengbam Sangkhonba Maitai said that he was impressed by the speech of the Prime Minister, and now his fear to face the upcoming exam has gone after attending the Pariksha Pe Charcha. He said, "It was very nice, and I was very lucky to be part of this Pariksha Pe Charcha. I'm the only one from Manipur participating this year. Our parents give a good advice about exam, how to release your stress and tension, and it was very nice experience for me too as well." It is widely accepted that the students face huge pressure before and during the examination, and sometimes it also creates serious problems for an individual. In such a situation, the Pariksha Pe Charcha takes a major role for students to ease out the pressures and stress. JJ Thokchom, Akashvani News, Imphal. अगरतला के प्रणवानंद हाई स्कूल के एक छात्र को श्री मोदी से प्रश्न पूछने का अवसर मिला। महारानी तुलसीबाई गर्ल्स हाई स्कूल की एक छात्रा सुदीप्ता देवनाथ ने भी प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुनने के बाद कहा कि मोबाइल स्क्रीन टाइम कम करने की प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण सलाह से छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। अटल बिहारी वाजपेयी हायर सेकेंडरी स्कूल चारिलम के विश्वजीत देवनाथ ने कहा कि परीक्षा के तनाव के कारण कई छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस तनाव से उबरने के लिए उन्हें कई सुझाव दिए। इससे निश्चित रूप से छात्रों को मदद मिलेगी। राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि छात्रों को प्रधानमंत्री की सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि स्वयं उन्होंने कई चीजें उस चर्चा से सीखी हैं। अब बात करते हैं सिक्किम के पाक्योंग में कुशल कार्यबल को जागरूक करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना पर सेमिनार की। केंद्र की पहल पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विकास और सुविधा कार्यालय ने पाक्योंग में एडीसी-डीवी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में पीएम विश्वकर्मा योजना पर एक दिवसीय सेमिनार सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विकास और सुविधा कार्यालय द्वारा आयोजित पीएम विश्वकर्मा योजना पर ये एक दिवसीय कार्यक्रम 31 जनवरी को पाक्योंग के सम्मेलन हॉल में आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुशल कार्यबल के बीच कौशल विकास और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रतिभागियों को पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जागरूक करना था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 17 सितंबर को शुरू की गई ये योजना असंगठित क्षेत्र के पारंपरिक कारीगरों को व्यापक रूप से सहायता प्रदान करती है। ग्राम परिषदों, पंचायती राज और यूएलबी शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से कार्यान्वित ये योजना विश्वकर्मा से संबंधित 18 विभिन्न व्यापारों को कवर करती है, जो मान्यता, कौशल उन्नयन, टूल किट, प्रोत्साहन, इसके अलावा मुक्त क्रेडिट, डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन और विपणन सहायता जैसे लाभ प्रदान करती है। जमीनी स्तर को लक्षित करते हुए इस योजना का उद्देश्य कारीगर उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाना और पहुंच में सुधार करना है और साथ ही उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना भी है। सहायक निदेशक एमएसएमई डीएफओ श्री निर्मल चौधरी ने टूल किट, मुक्त ऋण, कौशल प्रशिक्षण, विपणन सहायता और प्रमाण पत्र सहित अन्य लाभों के बारे में भी विस्तार से बताया और इस योजना के माध्यम से विश्वकर्मा उत्थान के केंद्र सरकार के इरादे पर बल दिया।
पाक्योंग के डीसी श्री ताशी चोफिल ने लाभार्थियों से पीएम विश्वकर्मा योजना और ई श्रम जैसी योजनाओं के लिए पंजीकरण करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रतिभागियों को ई श्रम और विभिन्न असंगठित श्रमिकों के लिए इसके लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में लाभार्थी की पहचान पर चर्चा और पीएम विश्वकर्मा योजना पंजीकरण प्रक्रिया का लाइव प्रदर्शन भी शामिल था। कार्यक्रम के दौरान सुश्री प्रभा प्रधान, जिला उपाध्यक्ष और अन्य अधिकारी तथा बड़ी संख्या में हितधारक भी उपस्थित थे। Detailing the benefits including toolkits, collateral-free loans, skill training, marketing assistance and certificates. Mr. Tashi Chopper, DC Pakyong, urged beneficiaries to register for schemes like PM Vishwakarma and eShram. He briefed participants about eShram and its benefits for various unorganized workers. The program included a discussion on beneficiary identification and a live demonstration of the PM Vishwakarma scheme registration process. Ms. Prabha Pradhan, Jilla Upadhyaya and other officials and stakeholders were present during the event. With Dilwar Abdullah, this is Tashangu Bhatia. और अब नागालैंड की बात करें। नागालैंड में दीमापुर नगर परिषद डीएमसी ने पहली बार अपशिष्ट निपटान और कुशल रिसाइकलिंग के लिए घरेलू कचरे का अलग अलग घरों से संग्रह करना शुरू किया है। दीमापुर के विधायक मुआतोशी लोंगकुमेर ने एक वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि शहर को साफ रखने के लिए दीमापुर में विकास के कई कार्य किए जा रहे हैं। डीएमसी के प्रशासक डब्ल्यू मनफाई फोम ने बताया कि घर घर से अलग किए गए कचरे को इकट्ठा करने का अभियान एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दीमापुर से शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि नागरिकों के सहयोग से दीमापुर को कचरा मुक्त शहर बनाया जा सकता है। मिजोरम में 16 दिसंबर से शुरू हुई और 60,000 से अधिक लोगों के शामिल होने के साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। 6,000 से अधिक गांवों तक ये यात्रा पहुंची। स्वास्थ्य शिविरों में लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कृषि क्रांति के उद्देश्य से 83 स्थानों पर ड्रोन प्रदर्शन आयोजित किए गए और इसके लाभों के बारे में विस्तार से बताया गया। मणिपुर में 9 दिसंबर को यात्रा शुरू हुई थी और इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने केंद्र की लाभकारी योजनाओं की जानकारी ली। ये अभियान का अंतिम चरण जिरीबाम जिले में 2 दिन तक चलने के बाद संपन्न हुआ। राज्य के कोने कोने तक जागरूकता अभियान और योजनाओं की जानकारियां पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाई गई। जल जीवन मिशन और स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति लोग बड़ी संख्या में उत्साहित दिखाई दिए। असम में भी केंद्र की योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। केंद्र की योजनाओं से लोग सशक्त हों और जीवन सरल हो सके, यही इसका उद्देश्य है और इसी के साथ इसे चलाया जा रहा है। किसान विशेष रूप से ड्रोन के प्रति बेहद आकर्षित दिखाई दिए। इस बीच प्रधानमंत्री 2 दिन के असम दौरे पर हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रतिध्वनि শুনো মই प्रतिध्वनि শুনো प्रतिध्वनि শুনো मोर गाँवरे किमारे पाहाड़र सिपारर निखार सिंहर तीर प्रतिध्वनि শুনো प्रतिध्वनि শুনো কান পাতি শুনো মই বুজিব নোৱাৰো চকু মেলি চাওঁ মই মনিব নোৱাৰো
চকু মুদি ভাবো মই ধরিব নোৱাৰো হাজাৰ পাহাৰ মই বগাবনে জানো নিশাৰ চিঞৰ তীৰ প্ৰতিধ্বনি प्रतिध्वनि। नागालैंड में इस बीच एशिया संगीत सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। संगीत सम्मेलन 1 फरवरी को शुरू हुआ। इस अवसर पर नागालैंड के मुख्यमंत्री विशेष रूप से अतिथि थे। Honorable Chief Minister of Nagaland, Shri Nipuryu, has arrived. इसमें 12 देशों के संगीतज्ञों ने हिस्सा लिया। समारोह में संगीत कॉन्सर्ट्स के साथ साथ पैनल डिस्कशन, चर्चाएं, व्यापारिक चर्चाएं और कार्यशालाएं आयोजित की गई। इसमें मेजबान देश भारत के साथ ही जापान, चिली, कनाडा, पुर्तगाल, जॉर्डन, थाईलैंड, इटली, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के प्रतिभागी शामिल रहे। और अब नागालैंड की टी तेमसुनारो के साथ साक्षात्कार हम आपको सुनवा रहे हैं। वे हाल ही में उत्तर प्रदेश में नोएडा में आयोजित इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA की जज और रेफरी परीक्षा पास करने वाली पहली महिला हैं। मोकोकचुंग जिले के केलिंगमेन गांव में रहने वाली टी तेमसुनारो वर्तमान में 15वीं NAPIR महिला बटालियन में नायक के पद पर कार्यरत हैं। वे पूर्वोत्तर की दूसरी महिला हैं जिन्होंने IBA जज और रेफरी परीक्षा उत्तीर्ण की है। पूर्वोत्तर की पहली महिला जिसने IBA जज और रेफरी स्टार 2 को पास किया था वो थी असम की पायल सुभा। तो आइए टी तेमसुनारो के साथ ये बातचीत सुनते हैं। India has been home to countless extraordinary women who have defied societal norms, shattered glass ceilings, and achieved remarkable success in various fields. Today, let us delve into one such journey and draw inspiration from her remarkable achievement. She is Miss Temsunaro Sudir, who became the first woman from Nagaland to pass the International Boxing Association one-star judge and referee. Miss Temsunaro, first of all, congratulations on your achievement. First of all, could you please tell us a little bit about yourself? I grew up from Chumigedima, and then I'm blessed with 3 younger brother and 1 younger sister. And regarding my education, I did my high schooling from Agape High Secondary School. Boxing is a sport which I believe that not many girls are keen on. Yeah. So, could you tell us a little bit about how did you get into boxing, or who was your inspiration? So like it was through one of my cousin sister I got into this career, and it was only her that I got the motivation, and I was inspired by her only. After my 10th standard, I was just idly at home and doing nothing, and then like she completed her NIS diploma, and after that she came forward and she asked me like whether I was interested in boxing or not, and I was like a little reluctant at first whether I should go for it or not, but then let's give a try on it. And I did, like in the year 2006, I started, like for a couple of months only I did my coaching, and that's how I started this career. So did you face any challenges during your career? Of course, I faced a lot of challenges during my career, very much frankly. Me coming from a humble family, it was not easy to maintain this career. Of course, government aids were given to the players, but it was for traveling and some maintenance, which were still according to a limited budget. And especially when it comes to boxing game, it's an individual game, and personal maintenance for physical health is highly required. You being a woman, and especially being a Naga, can you kindly share your experience during your boxing career? Being a woman, I should say that a strong motivation and determination is required to boost ourselves when we get complications, and it also becomes challenging if we have to achieve our titles and maintain fitness and capable for our bouts. I have learned that you started with boxing and then to being a referee and judge. So what made you take that shift? Since even I started my boxing career very late, to be very honest. Like I have been into some elites national also as well. I've participated in some of that, and later it was about my job. So I couldn't, like, my job became my priority. So I couldn't focus in both the career at the same time. So I still wanted to be in the field of boxing.
And I couldn't be an international boxer, but I have always wanted to be in the international level and to achieve something for not only for myself but as well as for my state and my country. So even my association, they have suggested me whether I wanted to go for this referee or not, and I said like, okay, I want to do it since I have already left as a boxer, but I wanted to continue in the same field with this career, and that's how I started. And then I've shifted from being a boxer to a referee and judge. So you were in boxing for how long? Since way back 2006 to 2017, it was 11 years I played. So can you tell us a little bit about the process or the steps it takes to reach an international level judge and referee? Okay, so like first we'll have to qualify in the national level. So there are some procedures that we need to be qualified in the national, like it is 1 star, 2 star and 3 star. So 3 star is the highest grade in national. So for that we'll have to go for like exams in every grade. Like for 1 star, if I'll have to go in the nationals for 1 star, and after that if they see like if I'm not progressing on my field as a referee and judge, they won't upgrade me in the next level. So that's how it progressed for this. And then once I'm qualified as a national 3 star, based on my performance and how I've been performing throughout the year, and they will nominate me to in the international level. That is the process. Okay, so you have to get 3 star national level, yes, then only you can go for international level. Yes, right? yes. Okay. You have also participated in many national and state events as well. So would you tell us like one of the most memorable one and why? Okay, so like the year I started, that was 2006, I started playing boxing. So that year was one of the most memorable. And why? Because it was only like for couple of months maybe I have practiced boxing, and I went for my first sub-junior national representing our state, Nagaland. So I got my first national medal there. So like my first sub-junior national is one of the most memorable event for me, and that was the turning point of my life to start this career. That's why year 2006, my first sub-junior national was one of the most memorable events in my life. You have achieved so much in your career. Who would you attribute your success to, and what are your success mantras? To be honest, I had no idea about boxing initially, and it wasn't even my dream or ambition to become a boxer or say a sportswoman. But my cousin sister, who herself is a boxing coach of the GB sports team, she was the first person to introduce me about boxing and help me to participate in games. Then cutting short, my parents have played a vital role in supporting me through thick and thin for every games and journeys. And above all, I pay my highest attribute to our Almighty God, because if it wasn't for God's help, I realized that no matter how many hands comes for help, it wouldn't have been successful. And I wouldn't be here today, and I don't have any specific success mantras. I would simply say that hard work and determination, and with God's help, everything pays off in its own time. Be consistent and channel your weaknesses and strength. You being a sports person and also being a woman, do you think that our Naga people, especially women, can excel in sports and make it as a full-time profession? Of course, why not? I believe that our Naga women can excel in sports and make it into full-time profession and bring achievements far better than me. Because if other northeastern states women are achieving titles and soaring high, then why not us? The only thing I notice and would love to leave an encouragement is that not everyone, but some parents focus too much only on academics and deprive the younger generation of privileges and opportunities to their children, especially towards women or a girl. So if we balance academics with other extracurricular activities, such as sports, specifically, and give full support and encouragement, then Naga women would definitely be able to bring laurels to oneself as well as to the community. Any message to our listeners? My message to listeners would be that everyone is designed by God with a purpose in life, and in order to realize that purpose, we only need to know how to channel it thoroughly and reach our goals. And especially when it comes to sports, our mental, physical and emotional aspects should be healthy. Just 3 C's are needed. Be consistent, channel rightly, and control your abilities wisely. Thank you.
Thank you so much for joining us and sharing with us your outstanding journey with us. It has been such an inspiration listening to you. It was such a pleasure speaking with you as well. Thank you so much. So that was Miss Tamsinarat Sudir, the first woman from Nagaland to pass the International Boxing Association one-star judge and referee. अभी आप नागालैंड की टी तेमसुनारो के साथ ये बातचीत सुन रहे थे। आज का पूर्वोत्तर विकास का रास्ता प्रशस्त कर रहा है। हमारे पूर्वोत्तर में मणिपुर के काले चावल, कच्चाई नींबू, मीजो मिर्च, अरुणाचल के संतरे, मेघालय की खासी मैंडरिन, असम का काजी नींबू, कर्बी आंगलोंग की अदरक, जोहा चावल, त्रिपुरा के अनानास जैसे जीआई टैग वाले उत्पादों को केंद्र की वर्तमान सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय बांस मिशन में सरकार किसानों को 50,000 रुपए की सब्सिडी देती है। छोटे किसानों के लिए एक पौधे पर 120 रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है और इसका बहुत लाभ किसानों को मिल रहा है। मुद्रा योजना में उद्यमियों को ऋण दिया जा रहा है। विकास का नया युग और नए भारत की शांति, शक्ति, समृद्धि और साथ ही पारंपरिक सरलता है पूर्वोत्तर में, और पूर्वोत्तर की इसी शक्ति पर देश गर्व करता है। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र है, हाथों में वेदों के पत्र है। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है, सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र है, हाथों में वेदों के पत्र है। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। और अब समय आपसे अनुमति लेने को कह रहा है, लेकिन हाँ, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें हमेशा ही इंतजार रहता है। हमारा ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com। प्रतिक्रिया और सुझाव के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044। इसके साथ ही अब हमें अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र है, हाथों में वेदों के पत्र है। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है, सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र है, हाथों में वेदों के पत्र है। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम